आमाशय में भोजन सूक्ष्म पदार्थों में डिवाइड होने के पश्चात छोटी आंत में प्रवेश करता है। तो चलिए देखते हैं। लघु अर्थात छोटी आंत। आपको सैंडविच खाए हुए 4 घंटे हो चुके हैं। आपके आमाशय से निकलने वाला भोजन अत्यंत सरल एवं सूक्ष्म रूप में परिवर्तित हो चुका है। अब यह एक तरल लगभग पदार्थ बन चुका है। अब यह पाचन तंत्र के एक अन्य अंग में धीरे धीरे प्रवेश करने के लिए तैयार हो चुका है। यह अंग छोटी आंत कहलाता है। मीन्स आमाशय में जब भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है तो वो दूसरे अंग में प्रवेश करता है, और जिस अंग में प्रवेश करता है वो छोटी आंत होती है। यह अंग लगभग 4 सेंटीमीटर व्यास की नलिकाकार संरचना होती है, जिसकी लंबाई 5 मीटर से अधिक होती है तथा आपके अनुमान से भी अधिक अनेक वक्रों वाली कुंडली के रूप में व्यवस्थित होती है। मतलब जो छोटी आंत होती है उसका व्यास 4 सेंटीमीटर होता है और लंबाई लगभग 5 मीटर होती है। आमाशय से भी छोटी आंत में बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में रिश्ता है और लगभग 5 घंटे तक छोटी आंत में रहता है। मतलब भोजन जो रहे आमाशय से छोटी आंत में पहुंचता है तो लगभग 5 घंटे तक रहता है। अधिकांश भोजन छोटी आंत में ही पचता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो भोजन का पाचन आमाशय से आरंभ होता है और छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। छोटी आंत की भित्ति का निर्माण करने वाली कोशिकाओं से आंतरिक रस अंतःस्रावित होता है, जिसमें अनेक प्रकार के पाचक एंजाइम्स होते हैं। पाचक ग्रंथि अग्नाशय से भी पाचक रस स्रावित होता है। यकृत में बाइल अर्थात पित्त नामक एक तरल द्रव उत्पन्न होता है, जो भोजन की वसा को सूक्ष्म कणिकाओं में परिवर्तित कर देता है। छोटी आंत में हुई पाचन प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद को भोजन के पोषक तत्व कहते हैं। ये पोषक तत्व रुधिर द्वारा अवशोषित करने योग्य होते हैं। मतलब जो पोषक तत्व होते हैं वो रक्त द्वारा अवशोषित करने योग्य हो जाते हैं। रक्त उसे अवशोषित कर लेता है। पाचित भोजन में उपस्थित पोषक तत्व छोटी आंत की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। यहाँ से रुधिर कोशिकाओं के एक तंत्र द्वारा इन पोषक तत्वों को शरीर के दूसरे सभी भागों तक पहुँचाया जाता है। छोटी आंत के पश्चात भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करती है। यद्यपि छोटी आंत में अधिकांश पाचित पदार्थ ही होता है, तथापि कुछ जटिल अपचित पदार्थ शेष रह जाते हैं। मतलब भोजन का अधिकांश भाग छोटी आंत में ही पाचन हो जाता है उस भोजन का, परंतु जो अपचित पदार्थ रह जाते हैं जैसे सेल्यूलोज या अपचित ठोस पदार्थ जल तथा श्लेष्मा के साथ मिलकर बड़ी आंत की ओर अपना रुख करते हैं, अर्थात छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुँचता है, जहाँ से यह अपचित ठोस अपशिष्ट पदार्थ एक छोटी नलिका के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस छोटी नली को मलाशय कहते हैं, जिसका अंतिम सिरा खुला होता है, जिसे गुदा अथवा मल द्वार कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। इस संबंध में रोचक तथ्य यह है कि बड़ी आंत का यह नाम इसकी मोटाई के कारण पड़ा है, ना कि इसकी लंबाई के कारण। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी आंत बड़ी है, छोटी आंत या बड़ी आंत, तो लंबाई तो छोटी आंत की ही ज़्यादा है और जो बड़ी आंत है उसकी मोटाई के कारण उसका नाम बड़ी आंत पड़ा हुआ है ना। आगे देखते हैं। जो बड़ी आंत होती है इसका व्यास लगभग 6.5 सेंटीमीटर होता है, और वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि छोटी आंत की 4 सेंटीमीटर ही होता है। मतलब इसका जो व्यास होता है ये ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा मोटी होती है। परंतु लंबाई की अगर बात की जाए तो छोटी आंत की लंबाई 5 मीटर के बराबर होती है, जबकि बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर ही होती है। आप पाचन तंत्र के अन्य अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय जैसे अंगों के बारे में अपनी आगे के क्लासेस में अध्ययन करेंगे, जो आपके लेवल का नहीं है अभी। तो यहाँ पर हम लोगों ने मनुष्य में पाचन को पढ़ लिए हैं, और अभी तक जो हमने सीखा जिन टॉपिक से उससे कुछ क्वेश्चंस पुटअप होते हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। तो कोशिश कीजिएगा आंसर क्रिएट करने का। आप डरिएगा नहीं कि हम जो आंसर बनाएंगे वो गलत होगा या सही, बस आप कोशिश कीजिएगा यहाँ तक आंसर बनाने में। जो 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपको आंसर बना करके क्रिएट करके सेंड करना है। अगला टॉपिक मनुष्यों में श्वसन है। ऑक्सीजन रुधिर द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। ऑक्सीजन कोशिकाओं में भोजन से संयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसका उपयोग हमारा शरीर करता है।
यह मनुष्य में श्वसन का संक्षिप्त विवरण है। मनुष्य में श्वसन का विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है। मतलब जो ऑक्सीजन होता है उसको हमारे रक्त को जो है वो कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, और ऑक्सीजन कोशिकाओं में भोजन से जब वो संयोग करता है तो ऊर्जा बनाता है, उत्पन्न करता है, और उसी ऊर्जा का उपयोग हमारा शरीर जो है एक्टिविटीज़ करने में जो है करते हैं, वो उसी ऊर्जा का उपयोग जो है हमारा शरीर करता है। और मनुष्य, ये तो मनुष्य की श्वसन का जो है संक्षिप्त विवरण था, आगे उसको जो है विस्तृत रूप से बताया गया है। तो पहला पॉइंट है नासिका। नासिका को नाक कहते हैं तथा गला, नासिका तथा गला। आप नासिका के नासा द्वारों अर्थात नथुनों से श्वास लेने के दौरान वायु अंदर खींचते हैं। सर्दियों में जब वायु शीतल होती है तो यह नासिका के आंतरिक स्तर के समीप की रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होने वाले गर्म रुधिर के पास आने पर शीघ्रता से गर्म हो जाती है। इस समय नासिका में उपस्थित श्लेष्मा वायु को आर्द्र नम कर देता है। अंत में नासिका के रोम, सूक्ष्म घने बाल वायु में उपस्थित धूल कणों तथा सूक्ष्मदर्शी कीटाणुओं को श्वसन तंत्र के अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। इस प्रकार नथुनों से होकर गुजरने वाली वायु शुद्ध हो जाती है। अर्थात जब हम सांस लेते हैं तो वायु जो होता है वो हमारे नाक के नासा द्वार द्वारा प्रवेश करता है, और हमारे नाक के अंदर अत्यंत छोटे छोटे जो है वो रोम होते हैं, सूक्ष्म घने बाल होते हैं, जो वायु में उपस्थित धूल कणों को जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं, और इसी से जो वायु होता है वो शुद्ध हो जाता है। यही कारण है कि आपको अपने मुख से सांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुख में तो रोम होते नहीं हैं जो आपके जो है वायु में उपस्थित अशुद्धियों को रोक सके, अपितु नासिका से ही सांस लेना चाहिए, क्योंकि दूषित वायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। कभी कभी ये रोके गए धूल आदि के दूषित कण आपकी नासिका को उत्तेजित अर्थात उद्दीप्त कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको छींकें आती हैं। अब यह स्वच्छ आर्द्र वायु आपके गले से होकर गुजरती है तथा वहां से वायु नलिका के माध्यम से श्वसन तंत्र में गहराई तक अंदर से प्रवेश करती है। सेकंड पॉइंट श्वासनाल तथा श्वसनिया है। चित्र द्वारा श्वासनाल तथा श्वसनियों को दर्शाया गया है। जब आप श्वास अंदर लेते हैं तो वायु गले में होती हुई श्वासनाल अथवा ट्रेकिया में प्रवेश करती है, और शीघ्र ही वायु ऐसे स्थान पर पहुंचती है जहां पर श्वासनाल दो नलियों में प्रशाखित हो जाती है। इन नलियों में से प्रत्येक को श्वसनी कहते हैं। यहाँ पे चित्र में जो दिखाया गया है, जो श्वासनाल है वो जो है आगे दो भागों में डिवाइड होती है, और दोनों भागों को श्वसनी कहा जाता है। प्रत्येक श्वसनी पुनः छोटी छोटी नलियों तथा वहां से अत्यंत सूक्ष्म प्रशाखाओं में प्रशाखित हो जाती है। इस अत्यंत सूक्ष्म प्रशाखाओं के अंत में सूक्ष्म गुब्बारों के समूह जैसी संरचना होती है, जिन्हें वायुकोश कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो दो श्वसनी हैं वो कई जो है सूक्ष्म प्रशाखाओं में डिवाइड हुई हैं, उसके बाद अत्यंत सूक्ष्म गुब्बारों जैसी संरचना बनी है, जिसे वायुकोश कहा जाता है। आगे देखिए, ये वायुकोश फुफ्फुस मतलब फेफड़े होते हैं, अथवा फेफड़ों के अधिकांश ऊतकों की रचना करते हैं। फेफड़े श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। पतली भित्तियों वाले ये वायुकोश सूक्ष्म कोशिकाओं के एक जाल से घिरे रहते हैं। या स्मरण रहे कि आपका रुधिर मतलब रक्त श्वास द्वारा ली गई वायु में से ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। जो फेफड़ा होता है वो क्या करता है, वो जो रक्त होता है, हमारा जो रक्त होता है वो श्वास द्वारा ली गई वायु में से ऑक्सीजन को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, और वायुकोशों से ऑक्सीजन इन कोशिकाओं में प्रवाहित होने वाले रुधिर में मिल जाती है। इसी दौरान अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस रुधिर से वायुकोश में पहुंच जाती है। अगले ही क्षण आप निश्वास के दौरान अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देते हैं। आगे टॉपिक है मनुष्य में परिसंचरण। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को यहाँ पर फिगर द्वारा दर्शाया गया है। चलिए उसको देखते हैं। मनुष्य में पदार्थों का एक परिवहन एक विकसित परिसंचरण तंत्र द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र मुख्यतः रुधिर वाहिनियों, हृदय तथा रुधिर का बना होता है। अब रुधिर वाहिनियाँ क्या होती हैं, हम अब जो है विस्तृत में इन परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रुधिर वाहिनियाँ पढ़ेंगे। तो रुधिर वाहिनियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: धमनियाँ, केशिकाएँ तथा शिराएँ।
तो सबसे पहले हम लोग धमनियाँ पढ़ेंगे। बाएं नीले द्वारा पंप किए जाने के पश्चात रुधिर शरीर की सबसे बड़ी वाहिनी महाधमनी में पहुंचता है। महाधमनी रुधिर को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती है। शीघ्र ही महाधमनी छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाती है, जो शरीर के सभी भागों में पहुंचकर एक जाल बनाती है। और उसके बाद क्या होता है कि केशिकाएं सेकंड पॉइंट है। धमनियों का जाल रुधिर को शरीर के सभी भागों तक ले जाती है, परंतु इनकी भित्तियां इतनी मोटी होती है कि इनमें से भोजन तथा ऑक्सीजन नहीं गुजर सकती। पदार्थों के परिवहन का मुख्य कार्य करने के लिए रुधिर को मोटी धमनियों में से पतली भित्ति वाली कोशिकाओं में जाना पड़ता है। भोजन तथा ऑक्सीजन कोशिकाओं की पतली भित्तियों में से गुजर कर कोशिकाओं में प्रवेश करती हैं। आगे शिराएं हैं। ऑक्सीजन देने के बाद रुधिर दोबारा गाढ़ा लाल हो जाता है तथा रुधिर कोशिकाओं से निकलकर रुधिर वाहिनियां, जिन्हें शिराएं कहते हैं, में प्रवेश करती हैं। शिराएं रुधिर को शरीर से वापस हृदय में ले जाती हैं। शिराओं में छोटे छोटे एक पथी कपाट होते हैं। ये कपाट रुधिर को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं, इसलिए इसमें रुधिर सदैव हृदय की ओर बहता रहता है। तो यहाँ पर रुधिर वाहिनियों का हमने जो है जितने भी वो पार्ट है, धमनियाँ, केशिकाएं और शिराएं, उसको पढ़ा है। आगे टॉपिक देखते हैं। आपका टॉपिक है जुगाली करने वाले जंतुओं में पाचन। जुगाली करने वाले मतलब जो जंतु ऐसे होते हैं खाने के पश्चात भी वो अपने मुंह को चलाते रहते हैं, वही जुगाली करने वाले जंतु कहलाते हैं। रूमिनेंट अथवा रोमंथी वे जंतु होते हैं जिनके खुर फटे होते हैं तथा जो जुगाली करते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरन आदि रोमंथी हैं, क्योंकि ये खाने के पश्चात भी ये अपने मुँह को चलाते रहते हैं, ये जुगाली करते रहते हैं, और ऐसे जंतुओं को रोमंथी कहा जाता है। ऐसे जंतुओं में अमाशय में 4 गुहाएँ होती हैं। मतलब जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं उनके अमाशय में 4 प्रकार की गुहाएं होती हैं। पहला रुमेन होता है, दूसरा रेटिकुलम होता है, तीसरा ओमेशम और चौथा एबोमेशम। अब पाचन इनमें कैसे होता है उसको चलिए देखते हैं। सामान्यतः रोमंथी अधचबे भोजन को ही निगल लेते हैं, मतलब ये पूरे अच्छे से भोजन को चबाए नहीं रहते हैं, तभी इसको निगल लेते हैं। निगलने के बाद भोजन रुमेन में पहुंचता है, मतलब अमाशय का जो प्रथम गुहा है उसमें पहुंचता है। अब आगे क्या होता है, जहाँ पर इसका आंशिक रूप से पाचन होता है, मतलब थोड़ा मोड़ा उसमें जो है पाचन हो जाता है इसकी अमाशय के प्रथम गुहा में। रुमेन से यह भोजन जो है द्वितीय गुहा में पहुँचता है, रेटिकुलम में, जहाँ पर यह नरम होता है तथा छोटे छोटे पिंडक बनता है, जिसे जुगाल कहते हैं। बाद में जंतु इस जुगाल को पुनः मुख में लाता है, जहाँ पर इसे भली भांति चबाया जाता है। यहीं पर इसमें लाल भी मिलती है। जंतु दोबारा इस जुगाल को निगलता है। अब यह रेटिकुलम अर्थात अमाशय के तीसरे गुहा में पहुंचता है, वहां से होते हुए ओमेशम तथा एबोमेशम में पहुंचता है, जहां पर अमाशय रस पाचन को पूर्ण करते हैं। मतलब जो है चौथे तक जाते जाते इनका जो भोजन होता है वो पूर्णतः पाचित हो जाता है। यहाँ पर चित्र द्वारा दर्शाया गया है घास खाने वाले प्रचलित पशु। आगे है कि रोमंथियों के अतिरिक्त किसी भी स्तनधारी में सेल्यूलोज के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। रोमंथियों में सेल्यूलोज का पाचन उनके आमाशय में उपस्थित जीवाणुओं तथा प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रास नली और जो उनका जो है आमाशय होता है उनके चारों गुहाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। रुमेन, रेटिकुलम, ओमेशम, एबोमेशम और आंत को दर्शाया गया है। रूमिनेंट पशुओं का आमाशय। अगला टॉपिक है दांतों के प्रकार। दांत अधिकांश कशेरुकियों के जबड़ों में पाए जाने वाली कठोर हड्डीनुमा वृद्धियां होती हैं। इनका कार्य भोजन को काटना तथा चबाना होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी के जबड़ों में दांत पाए जाते हैं, जिनका मुख्य कार्य होता है भोजन को काटना और उनको चबाना। अब आगे हम लोग देखते हैं मनुष्य में दांत तथा उनके कार्य, मतलब मनुष्य में जो दांत होते हैं, कितने दांत होते हैं, उसको हम सभी सीखेंगे और जानेंगे कि उन सभी विशेष दांतों का कार्य क्या होता है। एक वयस्क का मतलब होता है जो 18 वर्ष के हो गए हों या उससे ऊपर के हों। एक वयस्क के सामान्यतः 32 दांत यानी प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होते हैं, मतलब ऊपर वाले में 16 और नीचे वाले में 16। और हम गेस करते हैं कि अभी तक तो आप सभी के मुंह में 32 दांत नहीं होंगे। ये वयस्क के मुंह में होता है। इनमें मुख्यतः 4 प्रकार के दांत होते हैं, मतलब जो 32 दांत होते हैं ऊपर वाले जबड़े में 16 होते हैं और नीचे वाले जबड़े में 16 होते हैं। और जो 32 दांत हैं वो 4 प्रकार के दांतों में डिवाइड किए गए हैं।
8 कृंतक प्रत्येक जबड़े में 4-4 होते हैं। मतलब 32 दांतों में 8 दांत कृंतक दांत कहलाते हैं, जो ऊपर वाले जबड़े में 4 होते हैं और नीचे वाले जबड़े में 4 होते हैं। ये हमारे अग्र दांत होते हैं, मतलब आगे के दांत होते हैं। आगे के ऊपर वाले 4 दांत और नीचे वाले आगे के 4 दांत वो कृंतक कहलाते हैं, जिनकी संख्या टोटल मुंह में 8 होती है। और ये नुकीले तथा आहार को टुकड़ों में काटने के लिए प्रयुक्त होते हैं। मतलब कृंतक दांत का कार्य होता है आहार को टुकड़ों में काटना, और ये बहुत ही नुकीले होते हैं। फिर इनके पीछे 4 रदनक दांत होते हैं, ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ एक एक। मतलब कृंतक के साइड साइड में जो है एक एक जो है रदनक दांत होते हैं। ये आहार मुख्यतः मांस को चीरने तथा फाड़ने में प्रयुक्त किए जाते हैं। जो रदनक होते हैं ये जो है मांस को चीरने और फाड़ने में प्रयुक्त किए जाते हैं। अन्य दांतों अग्रचवर्णक तथा चवर्णक का कार्य भोजन को चबाना होता है। एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में 8 अग्रचवर्णक तथा 12 चवर्णक दांत होते हैं। अग्रचवर्णक दांत चवर्णक दांतों से छोटे होते हैं। मतलब आगे के जो सबसे होते हैं वो आपके कृंतक होते हैं, उसके बाद रदनक होते हैं, उसके बाद अग्रचवर्णक होते हैं, उसके पश्चात जो है चवर्णक होते हैं। जो कृंतक होते हैं उनकी संख्या मुख में 8 होती है, रदनक की 4 होती है और अग्रचवर्णक की 8 होती है तथा चवर्णक की 12 होती है। जो कृंतक दांत होते हैं वो आहार को जो है टुकड़ों में काटते हैं, और जो रदनक होता है वो मांस को चीरने फाड़ने में प्रयुक्त होता है। चवर्णक और अग्रचवर्णक का कार्य जो होता है वो भोजन को चबाना होता है। मनुष्य के दांत को चित्र द्वारा दर्शाया गया है। आप क्लियर हो चुके होंगे कि मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं, जिसमें से आगे वाले जबड़े में 16 और नीचे वाले जबड़े में 16, मतलब 16 32 दांत हुए हैं। और फिर जो 16 दांत होते हैं 32 दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जो कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक तथा चवर्णक में विभाजित किए गए हैं। कृंतक की संख्या 8 होती है, रत्नक की संख्या 4 होती है, अग्रचवर्णक की संख्या 8 है तथा चवर्णक की संख्या 12 होती है। आगे हमारा टॉपिक है दंत क्षय। आहार ग्रहण करने के पश्चात दांतों के बीच फंसा हुआ भोजन अम्ल बनाता है, जो इमेनल को प्रभावित करता है। यह दंत क्षय की प्रथम अवस्था है, अतः नियमित रूप से दांतों तथा ब्रश करना चाहिए। जो दांतों में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर शीघ्र दंत चिकित्सक से उपचार करना चाहिए। मतलब हमारे दांतों के बीच में जो भोजन फंस जाते हैं वो अम्ल बना देते हैं इमेनल से प्रभावित होकर, और जिससे हमारे दांतों की क्षय होती रहती है। ऐसी अवस्था अगर उत्पन्न हो तो हमें अतिशीघ्र जो है दंत चिकित्सक से जो है उपचार करा लेनी चाहिए अपने दांतों की। आगे है दूध के दांत। तो हमारे पूरे जीवन काल में दांतों के 2 समूह होते हैं। प्रथम समूह को जो है दांत जो है वो शैशवा काल में 6 से 24 महीनों के बीच में निकलते हैं, इन्हें दूध के दांत कहते हैं। दूसरे सेट के दांत जो होते हैं वो अस्थायी दांत होते हैं। ये 6 से निकलना जो है आरंभ होते हैं, 20 वर्ष की आयु तक निकलते रहते हैं। मतलब आपके 20 वर्ष की आयु तक दांत जो है निकलते रहते हैं, वो 32 तब जाके कंप्लीट होते हैं।